हेलो एवरीवन। आज हम एलएलबी सिक्स सेमेस्टर के लॉ ऑफ ट्रस्ट इक्विटी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये एलएलबी सिक्स सेमेस्टर और बीए एलएलबी के जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये एलएलबी सिक्स सेमेस्टर में पेपर है जो इस बार पूछा जाएगा। तो इसके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप से हैं। क्वेश्चन है, उसका आंसर 4 विकल्प दिए हुए हैं, जो सही है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। विधि प्रणाली को साम्य जनित क्यों जाना जाता था? तो विधि प्रणाली को साम्य जनित इसलिए माना जाता था, क्योंकि कॉमन लॉ के न्याय के विकल्प एवं संशोधन के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड मामले का क्या महत्व है? तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट है। जहाँ कॉमन लॉ एवं साम्य के बीच मतभेद है, वहाँ साम्य प्रभावी होगी के सिद्धांत की स्थापना के रूप में। प्रश्न तीसरा देखेंगे। कौन सा अधिनियम इक्विटी कोर्ट एवं कॉमन लॉ कोर्ट के मध्य प्रशासन तथा एकीकरण के लिए जिम्मेदार था? कौन सा अधिनियम? तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है, द जुडिकेचर एक्ट 1873। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन साम्य के कार्य को बेहतर ढंग से परिभाषित करता है? कौन सा कथन? ऑप्शन सी इज करेक्ट। उपरोक्त दोनों ए और बी दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। पेन बनाम लॉर्ड बाल्टीमोर का मामला निम्नलिखित में से किस साम्यिक सूत्र को प्रदर्शित करता है? पेन बनाम लॉर्ड बाल्टीमोर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। साम्य की क्रिया व्यक्ति से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। साम्य का सूत्र। साम्य की अपेक्षा करने वाले को स्वयं भी साम्य का व्यवहार करना चाहिए। किस तरह के व्यवहार से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। दावा करने वाले के भविष्य के आचरण को। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सूत्र को पूर्ण कीजिए। इक्विटी इक्वलिटी इज। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देखेंगे क्या है। कंप्लीट द मैक्सिम। इक्विटी इज इक्वलिटी।
इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो इंग्लिश में बेहतर समझ में आते हैं। कंप्लीट द मैक्सिमम इक्विटीज। सो इक्विटी इज इक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग समझेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस न्यायालय में जुडिकेचर एक्ट 1873 टू 1875 द्वारा सामयिक उपचार प्रदान किया जाता था? इसका ऑप्शन डी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विलंब साम्य को पराजित करता है। सूत्र किस सिद्धांत को व्यक्त करता है? नाइन का ऑप्शन सी इज करेक्ट। विलंब साम्य को पराजित करता है। मान लीजिए किसी मामले में समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, समय से ज़्यादा लग रहा है, तो वो विलंब जो है, विलंब भाई परेशानी आज हुई है तो उसका प्रतिफल आज मिलना चाहिए हमें, उसका उपचार आज मिलना चाहिए। लेकिन विलंब होता रहेगा तो उपचार कहाँ मिल पाएगा? समय निकलने के बाद मिलेगा। जेरमी बेंथम का सिद्धांत बहुजन सुखाय पर आधारित है। ऑप्शन ध्यान से देखें। बहुजन सुखाय, इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। उपयोगिता के सिद्धांत पर। क्वेश्चन 11 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सामयिक उपचार नहीं है? ऑप्शन आप देखें ध्यान से। सामयिक उपचार नहीं है कौन? क्षतिपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। साम्य का उद्देश्य क्या है? साम्य के उद्देश्य की बात करी जा रही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कॉमन लॉ के अन्याय को शमन करने और उस पर चमक लाने का। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सामयिक सूत्र नहीं है? कौन नहीं है सामयिक सूत्र? ऑप्शन देखें। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन तीन संभावनाएं बनाती हैं?
डी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा देश कॉमन लॉ विधि प्रणाली धारित नहीं करता? फ्रांस कॉमन लॉ विधि प्रणाली धारित नहीं करता। सांविधिक विधि संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 18। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 19। निम्नलिखित में से कौन सा साम्यिक सूत्र बंटमारों के वाद में प्रयुक्त किया गया? ऑप्शन देखें। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। यदि साम्य के प्रयोग के दृष्टिकोण से सिद्धांतों को देखा जाए तो अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21। वे प्रकृतितः विवेकाधीन होती हैं और कॉमन लॉ विचार के उपलब्धता तथा पर्याप्तता पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन गलत है? युक्त दूरदर्शिता क्षति निर्धारण की मात्रा की कसौटी है जिसका प्रतिकर दिया जाना है। क्वेश्चन नंबर 23। का ऑप्शन ए इज करेक्ट। कॉमन लॉ में अन्याय के अनुपूरक एवं संशोधन के लिए विकल्प के रूप में। 24। साम्य का प्राथमिक स्रोत है कौन सा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। अंतःकरण सद्विवेक। साम्य रूपी आंग्ल विधि को 25 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारतीय विधान पालिका द्वारा काफी हद तक अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। विधिक प्रसंगति एवं साम्य के बीच मतभेद की स्थिति में न्यायालय द्वारा अपनाया जाएगा। विधिक प्रसंगति को साम्य सभी विधियों की प्राण एवं आत्मा है। किसने परिभाषित किया?
ब्लैक स्टोन ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। साम्य न्यायालय की पहुंच होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अधिकार के मामलों में। क्वेश्चन नंबर 29। साम्य शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। चांसरी कोर्ट द्वारा विकसित विधि का स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 30। लॉर्ड चांसलर कब एक न्यायाधीश की भूमिका में होते हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट। जब वे राजा को दिए याचिकाओं का निस्तारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम। अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड के मामले का क्या महत्व है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसमें स्थापित किया गया कि साम्य कॉमन लॉ पर प्रभावी है। क्वेश्चन नंबर 32। लॉर्ड एल्टन का क्या महत्व है? थर्टी टू। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उन्होंने साम्य में प्रांग न्याय के प्रणाली को विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मामला साम्य विधि का अनुसरण करती है, सूत्र से संबंधित है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। उपरोक्त ए और बी। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो साम्य चाहता है उसे साम्य करना पड़ेगा, सूत्र का उदाहरण है? थर्टी फोर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 35। साम्य कोर्ट द्वारा हेनरी एक्ट के समय में विकसित न्यायिक उपचार कहलाता है।
ऑप्शन बी इज करेक्ट, सामयिक उपचार। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सामयिक उपचार का उदाहरण है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 कब प्रभाव में आया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 कब प्रभाव में आया? तो 1 मार्च 1882 में ये प्रभावी में आया। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय न्यास अधिनियम की कौन सी धारा हिताधिकारी कौन है से संबंधित है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, विनष्ट होने वाली संपत्ति के संबंध में भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की कौन सी धारा बात करती है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, धारा 16। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 25 संबंधित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, पूर्वजों की गलती के लिए अनुत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 34 उपबंध करती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की कौन सी धारा चल एवं अचल संपत्ति की बात करती है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, धारा 5। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की कौन सी धारा कौन न्यास की रचना कर सकता है की व्यवस्था करता है? मतलब भारतीय न्यास अधिनियम में कौन सी धारा में ऐसा टाइटल लिखा हुआ है कि कौन न्यास की रचना कर सकता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, धारा 7 में उपबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 14 प्राविधान करता है। क्या प्रावधान करता है?
ऑप्शन सी, न्यासी न्यास का न्यासधारियों के विपरीत व्यवस्था नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 45, एक न्यास में सामयिक हित कौन धारित करता है? क्वेश्चन नंबर 45 में ऑप्शन ए देखेंगे, हिताधिकारी। क्वेश्चन नंबर 46, ट्विंसेक्टा बनाम यार्डले 2002 AC 164 के मामले में मुख्य आपत्ति किस बात की थी? एक व्यक्तिगत न्यास अपने उद्देश्य से दूर नहीं हो सकता। उसकी पहचान उसके हिताधिकारियों से होती है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, थार्नर बनाम मेजर में स्वामित्व विबंधन क्यों था? ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे अब, लॉयड बनाम रोसेट के मामले में प्रथम श्रेणी के रचनात्मक न्यास का करार आधारित था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, स्टेक बनाम डाउडेन 2007 2 AC 432 के अनुसार जहां जोड़े द्वारा संयुक्त विधिक संपत्ति धारित किया गया है वहां न्यायालय। ऑप्शन ए, बी देखें। फोर्टी नाइन का ऑप्शन बी इज करेक्ट। उपधारित कर लेगा कि वहां संयुक्त लाभकारी स्वामित्व था। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन विधिक खैराती न्यास है? ऑप्शन देखें आप। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अपने रिश्तेदारों की गरीबी दूर करने के लिए गठित न्यास। निम्नलिखित में से कौन सा खैराती न्यास शैक्षिक उन्नयन के उद्देश्य के लिए स्थापित न्याय के रूप में उचित नहीं है? 51 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन बी इज करेक्ट। परमाणु निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहित करने वाला न्यास। क्वेश्चन नंबर 52, क्यों खेल को परंपरागत रूप में
खैराती नहीं माना जाता। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि यह निर्णय करना संभव नहीं कि कौन सा खेल लोकहित में है। क्वेश्चन नंबर 53, एक आपसी इच्छा पत्र में संविदा का प्रतिफल है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, जोड़ों द्वारा अपनी इच्छा का अप्रत्यक्षीकरण का वचन। क्वेश्चन नंबर 54, मृत्युशैया दान का आवश्यक तत्व क्या है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, घर के स्वत्व विलय का परिणाम। क्वेश्चन नंबर 55, प्रतिवादी को रचनात्मक न्यासी के रूप में उत्तरदायी होने के लिए प्रतिवादी द्वारा यह साबित करना होगा कि वह ऑप्शन ए इज करेक्ट, न्यास संपत्ति का धारित किया जाना उसकी अचेतनता थी, इस बात का वास्तविक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमेशा सत्य है। क्वेश्चन नंबर 56, सी इज करेक्ट, न्यासी न्यास संपत्ति का कभी भी पूर्ण स्वामी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां व्यक्तिगत दावे को पराजित करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रतिवादी का व्यक्तिगत दिवालियापन। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन हिताधिकारी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अजन्मा बालक। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन एक न्यास का निर्माण कर सकता है। विदेशी। हिताधिकारियों के अधिकारों की व्यवस्था भारतीय न्यास अधिनियम की किस धारा में की गई है। धारा 55 से 69। क्वेश्चन नंबर 61, एक न्यास के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक नहीं है।
विधिक प्रतिनिधि। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय न्यास अधिनियम की कौन सी धारा न्यास भंग के लिए दायित्व की बात करती है? धारा 23। निम्नलिखित में से कौन एक न्यास का निर्माण नहीं कर सकता? 63 का ऑप्शन सी, एक अवयस्क। किसने कहा था? क्वेश्चन 64, किसने कहा था न्यास साम्य का केंद्र बिंदु है और गुठली? बेकर ने कहा। क्वेश्चन नंबर 65, न्यास अधिनियम 1882 की किस धारा में न्यास भंग को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन सी, धारा 3 में। क्वेश्चन नंबर 66, न्यासी निम्नलिखित में से किसके भुगतान की मांग नहीं कर सकता? ऑप्शन ए इज करेक्ट, संपत्ति की विकास के लिए उसके द्वारा किए गए खर्चे के लिए। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन न्यासी नहीं हो सकता जब तक हिताधिकारियों की व्यक्तिगत विधि अन्यथा अनुज्ञा नहीं देती? ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक अवयस्क, एक विवाहित महिला। तो ये ए और बी दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, धारा 60 भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार कौन सा व्यक्ति उचित व्यक्ति नहीं है जो न्यास का व्यवस्थापक बन सके? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, क्या हिताधिकारी अपने हितों का स्थानांतरण कर सकता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यदि केवल यदि वह संविदा योग्य हो। प्रश्न 70, भारतीय न्यास अधिनियम के धारा 60 के अनुसार एक न्यास संपत्ति में हिताधिकारी के अधिकार होते हैं। धारा 60 के अंतर्गत के अधिकार होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। प्रश्न 70, एक न्यास में हिताधिकारियों का आशय उसके लेखक के प्रति यह आशित होता है कि वह उसका गठन हिताधिकारियों के हितों का विशेष ध्यान रखकर करे। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सत्य। क्वेश्चन नंबर 72, क्या एक न्यासी न्यस्त संपत्ति का क्रय, बंधक या पट्टा कर सकता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन न्यस्त संपत्ति से किराया और लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है? सी, हिताधिकारी। क्वेश्चन नंबर 74,
भारतीय न्यास अधिनियम लोक न्यास पर लागू नहीं होता, यह कथन है सत्य। क्वेश्चन नंबर 75, एक न्यास के गठन के लिए क्या आवश्यक शर्तें होती हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76, क्या एक अवयस्क के लिए न्यास गठित किया जा सकता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, हाँ, मौलिक क्षेत्राधिकार रखने वाले सिविल न्यायालय की अनुमति से। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय न्यास अधिनियम के किस धारा में एक सक्षम न्यासी को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, धारा 10। क्वेश्चन नंबर 78, किन पर भारतीय न्यास अधिनियम लागू होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्राइवेट ट्रस्ट एवं न्यासियों से संबंधित विधि पर। क्वेश्चन नंबर 79, प्रत्येक न्यास जिसका उद्देश्य अविधिक है वह है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, जब कोई न्यासी संविदा करने में असमर्थ है वह एक न्यास गठित कर सकता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, न्यासधारी के कर्तव्य की प्रकृति के अनुसार न्यास का वर्गीकरण है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, न्यास के उद्देश्यों के अनुसार न्यास का क्या वर्गीकरण है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन न्यास की विशेषता नहीं है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, न्यास और अभिकरण के मध्य अंतर है। क्वेश्चन नंबर 84, ऑप्शन बी इज करेक्ट, न्यासी न्यास संपत्ति धारित करता है, अभिकर्ता नहीं। क्वेश्चन नंबर 85, न्यास में न्यासियों के विषय में कौन सा कथन लागू नहीं होता? लागू नहीं होता, इंपॉर्टेंट चीज। 85, ऑप्शन ए इज करेक्ट, न्यासी कानूनी संपत्ति धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 86, किस प्रकार की संपत्ति की घोषणा न्यास में लिखित रूप में होनी चाहिए? ऑप्शन सी इज करेक्ट, भूमि। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन से समव्यवहार बिना औपचारिकता के प्रभावी और प्रवर्तनीय हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, एक रचनात्मक न्यास में समव्यवहार का उत्पन्न होना।
क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्यास शून्य है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक ऐसा न्यास जो नए पैन यूरोपियन भाषा की खोज करने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 89, परिणामी न्यास के आवश्यक तत्व हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, पूर्त या खैराती न्यास की प्रकृति है अनिश्चितता, गुणवत्ता, शाश्वतता, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 91, एक न्यास में पक्षकार कौन होते हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, न्यासधारी के कर्तव्य होते हैं कैसे? ऑप्शन सी इज करेक्ट, न्यासधारी के कर्तव्य होते हैं निश्चयात्मक, सकारात्मक दायित्व, नकारात्मक दायित्व, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, न्यासधारियों के क्या अधिकार होते हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, न्यासधारी की संविधिक शक्तियां क्या हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, हितधारियों के क्या अधिकार हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, न्यास भंग की दशा में हितग्राहियों को उपलब्ध उपचार क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में वे कौन सिद्धांत हैं जिसके आधार पर साम्यिक अनुतोष प्रदान किया जा सकता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, साम्यिक अनुतोषों का वर्गीकरण क्या है? प्रलेखों की परिशुद्धि, संविदाओं का विखंडन, या ए और बी? 98 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन वैश्वासिक संबंध के अंतर्गत आता है? 99 ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन वैश्वासिक रूप से किया जाना अनुमत है? 100 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।